हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आप में से कई लोग होंगे जो आंसर राइटिंग को काफ़ी लाइटली लेते होंगे। अब ऐसा नहीं कि सारे लोग ऐसे ही होंगे, क्योंकि मुझे इतना भरोसा है कि जितने लोग मुझे देखते हैं जो इस चैनल पे हैं, उनको ये आइडिया तो है कि आंसर राइटिंग एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपके एग्जाम का। हो सकता है ये आइडिया ना हो कि कितने एक्सटेंट तक उसकी इंपॉर्टेंस है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा और वो एड्रेस करना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि आंसर राइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जो शक्ति दुबे हैं, इस साल की रैंक 1, उनका 3 बार प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ है। चौथी बार उनका प्रीलिम्स क्लियर हुआ। उन्होंने मेंस लिखा, उनका मेंस रह गया, 12 मार्क्स से उनकी कट ऑफ उस साल रह गई, और उसके बाद 24 में उनकी रैंक 1 आ गई। अब क्योंकि उनकी रैंक 1 है, इसलिए आपको उनके बारे में नॉलेज है, इसलिए उनका हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। नहीं तो हम और भी अगर टॉपर्स की बात करें ना, या और भी रैंक होल्डर्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं सिमिलर पैटर्न आपको दिखेगा कि जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है वो रेगुलर है इनके प्रिपरेशन की जर्नी में। तो आप ये चीज समझ लो कि आंसर राइटिंग को आप स्किप नहीं कर सकते। अगर आप स्किप करोगे तो चीजें बहुत खराब हो जाएंगी। आप हो सकता है प्री क्लियर कर लो, लेकिन मेंस में आके आपको दिक्कत हो जाए। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, इसको आपको समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सिलेक्शन की बात करें तो प्री जो है वो स्क्रीनिंग प्रोसेस है। आप प्री में स्क्रीन होके आगे आते हो, मेंस का एक स्टेज है। उसके बाद मेंस के साथ साथ आप पर्सनैलिटी टेस्ट देते हो। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी भी इंपॉर्टेंट है। मानता हूं मैं इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर वेटेज देखा जाए तो वेटेज आंसर राइटिंग का बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर हम बात करें मेंस की, 1750 का है अगर वो, तो 275 का आपका इंटरव्यू है। अगर इसको रफली देखें 6.3 के आसपास आएगा, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि 6 साढ़े 6 गुना जो है मेंस का वेटेज है। तो ऐसे में इंपॉर्टेंस भी आपको मेंस को ही देनी है, क्योंकि यही आपका की टू सिलेक्शन है। आप कितना भी प्री की टेक्निक्स लगा लो, प्री क्रैक कर लो, आप रट डालो, रिवीजन कर लो, सारा कुछ अपनी जगह सही है, लेकिन अगर आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करते हो, चीज़ें आपके लिए बहुत खराब होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हो कि आप जब आंसर राइटिंग करते हो, इवन टॉपर्स भी जो आंसर राइटिंग करते हैं, उसमें मिस्टेक्स कितनी होती है। आज जो हम आंसर कॉपी देखने वाले हैं वो शक्ति दुबे मैम की होने वाली है। रैंक 1 होल्डर है इस साल की। और इनका ये देखिए 2023 में कट ऑफ रह गया था 12 मार्क्स से, जो कि इनका फोर्थ प्रीलिम्स था। वो फोर्थ प्रीलिम्स क्लियर हुआ, और इन्होंने खुद को इस तरीके से प्रिपेयर किया था कि इनकेस अगर प्रीलिम्स किसी भी तरीके से निकला तो मेंस में इनको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं उसी वजह से इनका जो है पहला कट ऑफ 12 मार्क्स से रह जा रहा है। उसके बाद सेकंड जैसे ये अटेम्प्ट कर रहे हैं, रैंक 1 आ रही है इनकी। अब उसमें लक फैक्टर होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन इतना तो श्योर था कि अगर ये रैंक 1 नहीं आती तो उसके नीचे ये टॉप 20 टॉप 10 में तो रहती है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चंस को देखने से पहले हम इनकी कुछ बेसिक डिटेल देख लेते हैं। ये सब तो आपको पता होगा क्या रैंक है इनकी, कब इन्होंने दिया था। आप ये देख लो कि 2018 से इन्होंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन। 3 अटेम्प्ट में इनका प्रीलिम्स नहीं निकला, चौथे में निकला, कट ऑफ 12 मार्क्स से रह गया, पांचवें में इनकी रैंक 1 आ गई। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझनी है कि जो सिलेक्शन है वो आपका वेट कर रहा है। हो सकता है आप नेक्स्ट टॉपर बन सकते हो, पॉसिबिलिटी है। तो आप उस तरीके से सोचना चालू करो, उस डायरेक्शन में काम करना चालू करो। आपके सिलेक्शन के लिए मेंस इंपॉर्टेंट है, मेंस को आप इंपॉर्टेंस दो। इसकी प्रैक्टिस करो, रेगुलर प्रैक्टिस करो, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। अगर हम बात करें यूपीएससी के पूरे सिलेबस की, आप में से अगर कोई मुझे ये बता दे बस कि क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस है, सारी चीजें जनरल है। जनरल स्टडीज का पेपर होता है आपका। यहाँ पे मैटर क्या करता है, आप डिसिप्लिन में हो या नहीं, आप आंसर राइटिंग कर रहे हो या नहीं, आप कंसिस्टेंट हो या नहीं, ये सारी चीजें यहाँ पे मैटर करती है। क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो आपका पूरा टैलेंट वेस्ट हो सकता है। जो आपने चीजें रट के रखी है वो हो सकता है आप भूल जाओ। आप रट के भले बैठे हो, सब याद है, लेकिन जब बात आती है उसको पन्ने पे उतारने की, एक स्ट्रक्चर देने की, तो वहां पे बहुत से लोग जो है उतार नहीं पाते। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, इसलिए आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। और आपका कंपटीशन इन लोगों से, आप ये समझ लो। ऐसे और भी लोग होंगे जो ऑलरेडी 2-2 3-3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रीलिम्स रुका हुआ है, किसी तरीके से प्रीलिम्स क्रैक होता है, सीधा सिलेक्शन। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स मेंस दिया होगा। तो ऐसे लोगों से आपका कंपटीशन है, ये आपको समझना है। और उस कंपटीशन को आप टारगेट रखो, ना कि ये प्री का जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है उसके पीछे भागो। इंपॉर्टेंट वो भी है। अगर आप मेंस की प्रिपरेशन करते हो, सीधी सी बात है, प्री आपका प्रिपेयर होता है, क्योंकि आप मेंस के लिए जब वैल्यू एडिशन करते हो तो उसमें आप इंपॉर्टेंट एरियाज को कवर करते हो और फैक्ट्स और डेटा को डिटेल में देखते हो। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसको आपको मिस नहीं करना। जो 2025 वाले हैं उनकी अगर हम बात करें, तो उनके लिए हमने आंसर राइटिंग का डिसिप्लिन प्रोग्राम डिजाइन कर लिया है। उसकी डिटेल आपको टीम दे देगी। आप टेलीग्राम हैंडल से कांटेक्ट कर सकते हो, या तो वेबसाइट पे जा सकते हो, वहाँ पे सारी चीज़ें लिस्टेड है। रही बात 2026 वालों की, उनके लिए भी हमने डिज़ाइन किया है। उनके लिए चीज़ें थोड़ी अलग होने वाली है। अगर कोई एक्सपीरियंसड है और वो 26 का अटेम्प्ट देना चाहता है, उसके लिए 90 डेज का प्लान हमने डिज़ाइन किया है। कैसे आप 90 डेज में पूरा सिलेबस कवर करोगे स्ट्रक्चर्ड वे में।
ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल्स वेबसाइट पे मिल जाएंगी। और बिगिनर्स की बात कर देता हूँ मैं। अगर कोई बिगिनर है आंसर राइटिंग में, तो उसके लिए हमने मंथली प्लान डिज़ाइन किए हैं कि आप मंथली चीज़ों को लेके चलिए। उसमें आप डिसिप्लिन रह के आंसर राइटिंग को कवर कर सकते हो, और कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग के थ्रू आपका पूरा सिलेबस कवरेज करने की प्लानिंग है, तो उसका शेड्यूल वगैरह आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। इतनी चीज़ें थी। आगे हम बढ़ते हैं, सीधा आंसर्स को देखते हैं। ये आंसर कॉपीज देखिए हमने विजन आईएएस से लिया। 2022 में एक आंसर इन्होंने लिखा है 8 दिसंबर 2022 को। दूसरा आंसर इन्होंने 8 सितंबर 2023 को लिखा है। ये इनका कहीं ना कहीं 2023 वाला जो मेंस था उसके पहले इन्होंने लिखा हुआ है। और ये कुछ बेसिक डिटेल है इनकी। क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये 2022 का है और ये 2023 का है। क्वेश्चन है, द मॉरल वैल्यू ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज वुड नॉट बी टू स्मॉदर राइट्स बट टू स्टैब्लिश अ डेमोक्रेटिक बैलेंस by making the people conscious of their duties equally as they are conscious of their rights. Discuss. क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, ऐसा कोई टफ नहीं है। दूसरी तरफ का क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ द ऑकरेंस ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया। व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू टैकल द इशू ऑफ चाइल्ड लेबर इन द कंट्री। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। आइए एक एक करके देखते हैं कैसे इन्होंने आंसर किया। यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पे देखिए एक वर्ड है स्मॉदर राइट्स। स्मॉदर का मतलब आप एक तरीके से समझ लो कि किसी चीज को जब आप कवर करने की कोशिश करते हो या उसकी इंपॉर्टेंस को कम करने की कोशिश करते हो, उसको स्मॉदर कहते हैं। और स्मॉदर का एक और मीनिंग होता है कि जब आप किसी को ढक के, किसी का मुंह ढक के मारने की कोशिश करते हो ना, जैसे गला घुट के मारना या जो तकिए से ढक के मारते हैं ना, मूवीज वगैरह में देखा होगा आपने, उसको भी कहा जाता है स्मॉदर करना। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, जैसे वर्ड आ सकते हैं और हो सकता है वोकैब इतना स्ट्रांग ना हो, ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, आप चुपचाप हिंदी वाले को पढ़िए, इतना हिंदी आप समझते होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, मूल कर्तव्यों का नैतिक मूल्य अधिकारों का दमन करना नहीं होगा। अब दमन वर्ड आप देखोगे तो यहाँ पे आप समझ जाओगे, दमन करना मतलब उसको कवर करना या उसको दबाना, इस तरीके से आप लगा सकते हो। तो ये एक तरीका है जिससे आप क्वेश्चन की क्लियरिटी को समझ सकते हो, क्वेश्चन की डिमांड को समझ सकते हो कि वो आपसे डिमांड क्या कर रहा है। आइए देखते हैं इन्होंने कैसे आंसर किया इस क्वेश्चन को। इंट्रोडक्शन में इन्होंने बताया कि राइट्स एंड ड्यूटीज जो है वो को रिलेटेड है और बेसिक सी चीज़ें हैं। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स देखने को मिल रही हैं, लेकिन ड्यूटीज जो है वो बाद में देखने को मिल रही है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। आगे चल के फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रही हैं, जहाँ पे बता रही है कि एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 44th अमेंडमेंट। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है गलत है, क्योंकि हम सभी को पता है 42nd अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया था। अब ये देख सकते हो आप, ये टॉपर्स की कॉपी है, ऐसा नहीं कि किसी नॉर्मल कैंडिडेट की कॉपी है। टॉपर्स भी इस तरीके की गलतियां करते हैं, तो आप इन गलतियों से बिल्कुल मत डरिए। अगर आप भी आंसर लिख रहे हो, मिस्टेक्स होंगी, उन मिस्टेक्स को ही आप इंप्रूव करोगे। इनफैक्ट यहाँ पे तो इन्होंने मिस्टेक की है, लेकिन जो अगला आंसर है आप शॉक हो जाओगे, वहां पे भी उन्होंने मिस्टेक की है, तो उसको भी आगे देखते हैं हम। फिर आगे इन्होंने मेंशन किया कि कैसे इसको जो है सरदार स्वरण सिंह की कमेटी के जो रिकमेंडेशंस है उसके बेसिस पे डिजाइन किया गया, उसके बेसिस पे ऐड किया गया। फिर और डिटेल्स है कि पार्ट 4A लाया गया, वहाँ पे जो है इसको इंसर्ट किया गया। इनिशियली 10 ड्यूटीज थी, फिर एक और बढ़ाया गया, तो फाइनली 11 ड्यूटीज होगी हमारे पास। और ये वाला जो है वो 86th अमेंडमेंट से जो इंक्लूड किया गया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इन्होंने दी, जो कि बहुत नेसेसरी नहीं थी। अगर इसको आप अवॉइड करते तो भी चल जाता। वो सारी चीज़ें मैं आगे डिस्कस करूंगा। आगे देखेंगे, आगे इन्होंने एक कोट दिया है महात्मा गांधी का, रियल राइट्स आर द रिजल्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज। तो ये महात्मा गांधी का एक फेमस कोट है, इसको आप मेंशन कर सकते हो, इसको ऊपर भी मेंशन कर सकते थे। खैर यहाँ पे इन्होंने किया, तो क्वेश्चन की डिमांड से कहीं ना कहीं मैच कर रहा है। आगे इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी ये इतना इजी और इतना वेल रेड कोड है कि हर किसी को आइडिया होता है, तो ऐसी चीजें आप एक्सप्लेन नहीं करते। आगे चलेंगे। आगे इन्होंने मेंशन किया फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर टू इंश्योर मॉरल ऑब्लिगेशन बाय द सिटीजन्स। ये सब बेसिक डिटेल है, इसको आप नहीं मेंशन करते, कुछ और क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करते तो बेहतर होता। फिर उसके बाद इन्होंने मेंशन किया, तो डेमोक्रेटिक बैलेंस बनाने की बात हुई थी, उसको बनाने के लिए कैसे इन दोनों को जो है साथ में स्टैब्लिश करना पड़ेगा, वो आगे ये मेंशन कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, राइट्स विदाउट ड्यूटीज लेड टू लॉलेसनेस। तो एक अच्छा स्टार्ट है। फिर उसके बाद इन्होंने आगे कुछ बातें कही है कि यहाँ पे फॉलोइंग रिकमेंडेशन है सेकेंड ARC कमिटी की। अब यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी गलती की है। सेकेंड ARC जो है उसने कभी भी फंडामेंटल ड्यूटीज को लेके रिकमेंडेशन नहीं दी है, सिविल सर्विसेज को लेके दी है और भी बहुत सारी चीज़ों को लेके दी है, लेकिन इसको लेके फंडामेंटल ड्यूटीज को लेके सेकेंड ARC ने रिकमेंडेशन नहीं दी है। तो ये चीज़ से ये बच सकते थे। और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि कैसी यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक की है। और बेसिक सा क्वेश्चन है, अब ये भी आप सोचो कि फंडामेंटल राइट्स
और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये कितना बेसिक टॉपिक है, आप प्री के लिए इसको कितनी बार पढ़ते हो, इसकी कमिटीज, इसकी रिकमेंडेशन, इसमें क्या आउटकम्स आए हैं, सारी चीजें आप बहुत डिटेल में पढ़ते हो, इनफैक्ट याद करते हो इन चीजों को। तो वहां पे अगर गलतियां हो रही हैं और टॉपर्स से हो रही हैं तो आपको डरना नहीं, अगर आप भी मिस्टेक कर रहे हो धीरे धीरे चीजें सॉल्व हो जाएंगी अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो यहाँ पे सेकंड एआरसी का मेंशन करने के बजाय अगर ये स्वरण सिंह को ही मेंशन कर देते तो बेहतर होता, क्योंकि स्वरण सिंह जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए ही फेमस है। वो कमेटी इसीलिए है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को हमें इनकॉर्पोरेट करना है, वो सारी चीजें हमने देखी हुई है। तो यहाँ पे स्वरण सिंह का मेंशन किया जा सकता था। पॉइंट्स इन्होंने क्या रखे हैं कि इंक्लूड करना चाहिए इंपॉर्टेंट ड्यूटीज को, लाइक पेइंग टैक्सेस, वोटिंग एक्सेट्रा, जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज में आनी चाहिए। ये रिकमेंडेशन स्वरण सिंह में मिली है। सेकंड एआरसी ने ऐसा कुछ रिकमेंड नहीं किया, सेकंड एआरसी का काम ही डिफरेंट था। सेकेंड एआरसी प्राइमरली अगर कहें तो कहीं ना कहीं वो जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको कहीं ना कहीं इंप्रूव करने की बात उसमें कही गई है। उसमें हम कैसे काफी चीजें इंट्रोड्यूस करके इंप्रूवमेंट कर सकते हैं उसके लिए थी। तो ये चीज से इनको बचना था, यहाँ पे टोटली देखिए गलत है ये चीज। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या लिखा है, टू मेक देम जस्टिसेबल इन नेचर। फंडामेंटल ड्यूटीज को कहीं भी ऐसी बात कही नहीं गई है कि हम जस्टिसेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज भी यहाँ पे क्लियरली गलत मेंशन की है इन्होंने। आप देख सकते हो कैसी मिस्टेक्स हो रही हैं, इससे आप आइडिया लगा लो। अगर आप ऐसी मिस्टेक्स नहीं करते हो लिखते टाइम, या फिर वैसे भी आप जनरली भी नहीं करोगे, तो आप ऑलरेडी बहुत आगे हो, चीज़ें आपके लिए ईजी हैं। बस आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में डिसिप्लिन रह के कंसिस्टेंसी के साथ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। फाइनली यहाँ पे इन्होंने कंक्लूड किया जॉन एफ कैनेडी का मेंशन करके, और यहाँ पे इन्होंने बताया कि कैसे वो हाईलाइट करते हैं रोल ऑफ ड्यूटीज को, और बताते हैं कि कैसे जो नेशन है वो एम्पावर तभी होता है जब उसके अंदर रहने वाले लोग जो है उसको एम्पावर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वही लोग बनाते हैं, और अगर वो अपनी ड्यूटीज को अच्छे से समझते हैं तो कहीं ना कहीं नेशन भी जो है एम्पावर होगा। तो ये इनका पहला आंसर था 2022 का। इसके बाद इन्होंने मेंस दिया, और आप उम्मीद लगा सकते हो कि कैसे वो मेंस जो है इनका रह जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो इन्होंने 2023 में लिखा है। अब यहाँ से इंप्रूवमेंट इन्होंने की होगी डेफिनेटली, लेकिन हम मान के चलते हैं कि चीज़ें जो है इनके फेवर में नहीं थी। मैं एक करेक्शन करना चाहूँगा कि 2022 का इन्होंने जो लिखा है ये वाला क्वेश्चन, इसके बाद इनको मेंस नहीं देने को मिला। 2023 के बाद इनको 2023 वाला ही मेंस देने को मिला, क्योंकि इन्होंने लिखा कब है, सितंबर में लिखा है। तो ये 15 सितंबर को जो है हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है 15 या 16 को स्टार्ट हुआ था 2023 का। तो वहाँ पे देख सकते हैं हम कि ये वाला इनको देने को मिला होगा, ये वाला नहीं देने को मिला है, फिर भी वो प्रैक्टिस कर रही है आंसर राइटिंग की, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे क्वेश्चन हमने देखा था कि कैसे डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स की बात करनी थी, चाइल्ड लेबर की बात करनी थी, और बेसिक सा क्वेश्चन है, उसमें मेजर्स क्या लिए हमने वो, और उसके डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स क्या है चाइल्ड लेबर अकरेंस के, वो दो चीज़ हमें इसमें करनी है। यहाँ पे इन्होंने आर्टिकल 23 का मेंशन किया कि कैसे वो प्रोवाइड कराता है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। आर्टिकल 23 चाइल्ड लेबर का नहीं कराता, फोर्स्ड लेबर का कराता है। आर्टिकल 24 कराता है चाइल्ड लेबर का प्रोहिबिशन। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। देखिए यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक कर दी इंट्रो में। आगे बढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट्स की बात की इन्होंने, डिटर्मिनेंट्स ऑफ अकरेंस ऑफ चाइल्ड लेबर। तो देख लीजिए क्या क्या है। ह्यूज रूरल पॉवर्टी है, लैक ऑफ बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, प्रिवेलेंस ऑफ इलिटरेसी है, लैक ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, जॉबलेसनेस है, ह्यूज पॉपुलेशन या हाई पॉपुलेशन है, और लैक ऑफ अवेयरनेस है अमंग पीपल। इस तरीके के इन्होंने पॉइंट्स मेंशन किए हैं। अगर हम बात करें कि इसको कैसे ये इंप्रूव कर सकते थे, तो वहाँ पे कैसे पॉइंट्स को मेंशन कर सकते थे। अगर डिटर्मिनेंट्स की बात करें तो डिटर्मिनेंट्स में ये और भी पॉइंट मेंशन कर सकते थे कि कैसे लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो वीक है, ये एक पॉइंट मेंशन किया जा सकता था। सोशल नॉर्म्स को मेंशन कर सकते थे। माइग्रेशन और डिस्प्लेसमेंट जब हो जाता है, बच्चे जो है खो जाते हैं, तो उनको कैसे इसमें जाना पड़ता है मजबूरी में, इस तरीके के पॉइंट्स को भी मेंशन किया जा सकता था। और पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट तो सीधी सी बात है कि वो तो हर कोई मेंशन करेगा, आप इस तरीके की चीज़ें मेंशन करिए। तो ये पॉइंट इनका ठीक है, ये पार्ट इनका ठीक है। इसके आगे बढ़ेंगे तो आगे इन्होंने मेजर्स की बात की, कैसे हम टैकल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉन्स्टिट्यूशन मेजर्स की बात की इन्होंने, और ये कहीं ना कहीं रिपीट हो चुका है इंट्रो में। जब हम वही बातें कर रहे हैं तो हम इसको यहाँ पे आगे क्यों रिपीट करेंगे, हम कुछ और पॉइंट रखने की कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं, इन्होंने लीगल प्रोविजंस की बात की है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट की बात की इन्होंने। तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि वो मेंशन किया जा सकता है। आर्टिकल 21 की बात की, राइट टू एजुकेशन, एजुकेट करेंगे हम अगर, सीधी सी बात है, एजुकेशन से हम काफ़ी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद है प्रोविजन फॉर कंपलसरी एजुकेशन ऑल्सो फाइंड्स इट्स मेंशन इन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, ये चीज़ अगर मेंशन है भी
तो यहाँ पे हम उसको मेंशन नहीं करेंगे ना, हमें पता है कि ये सारी चीज़ें मेंशन है। यहाँ पे हम चाइल्ड लेबर की बात करेंगे। एजुकेशन कहाँ पे मेंशन है, कहाँ पे कंपलसरी है, वो दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। फिर इसके बाद मिड डे मील्स की बात की जा रही है कि कैसे ये स्कीम जो है वो भी हेल्प करेगी जो फूड सिक्योरिटी है उसमें, और बच्चा अगर उसको खाना मिल जा रहा है तो कहीं ना कहीं चाइल्ड लेबर जो है उसमें उसको धकेला नहीं जाएगा, कम से कम उसको खाना तो मिल जा रहा है, पेट उसका भर जा रहा है। अब ये ऐसा है कि सफिशिएंट तो नहीं है। अगर हम बात करें मिड डे मील्स की या जो राइट टू एजुकेशन की बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारे गैप्स हैं। वो गैप्स को भी आइडेंटिफाई करके कुछ सॉल्यूशन दिए जा सकते थे। इसके बाद पोषण अभियान का इन्होंने मेंशन किया, जो कि एक अच्छा पॉइंट है। और फाइनली यहाँ पे इन्होंने कंक्लूड किया। मेजर्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या ऐड किया जा सकता था, ऐड करने के अगर लेवल पे हम कहें तो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि इन्होंने राइट टू एजुकेशन की बात की, यहाँ पे हम आइडेंटिफाई क्या कर रहे हैं कि स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वीक है, तो वहाँ पे हम इंक्लूड कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं और इंसेंटिवाइज कर सकते हैं। जैसे मिड डे मील्स की बात होगी तो उस तरीके से कंडीशनल कैश भी हम ऑफर कर सकते हैं जो पेरेंट्स हैं उनको, कि ये बच्चे की कस्टडी के लिए जो गवर्नमेंट है इस तरीके का कर रही है कुछ, तो ये किया जा सकता था। दूसरा अगर बोले तो हमने एक देखा कि कैसे लॉ इन्फोर्समेंट एक चैलेंज है, तो उसको स्ट्रिक्ट किया जा सकता है और लेबर इंस्पेक्शंस किए जा सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें हम टाइम टू टाइम करके इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। अगला बात करें तो अगले में हम कम्युनिटी अवेयरनेस की बात कर सकते थे, जैसा यहाँ पे लैक ऑफ अवेयरनेस की बात हुई थी, तो कम्युनिटी अवेयरनेस एक बताया जा सकता था कि कैसे कैंपेन्स चला के ग्रास रूट लेवल पे जाके चीज़ों को हैंडल किया जा सकता था। उसके बाद लाइवलीहुड सपोर्ट्स की बात कर सकते थे, एमजी नरेगा का मेंशन कर सकते थे, स्किल ट्रेनिंग्स का मेंशन कर सकते थे। ये सारा मेंशन करके हम दिखा सकते थे कि कैसे अगर आप जो फैमिली का हेड है उसको अगर आप लाइवलीहुड सपोर्ट दे रहे हो, उसको आप काम दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो आगे आने वाले टाइम में एजुकेशन की तरफ जाएगा और चाइल्ड लेबर से बचेगा। अगर एजुकेशन नहीं भी कर रहा तो और कुछ चीज़ें करके वो अपना पालन पोषण कर सकता है। और आगे चल के कंक्लूजन को देखें तो कंक्लूजन में इन्होंने गवर्नमेंट स्कीम का मेंशन किया, पेंसिल स्कीम का एक अच्छी स्कीम है, इसको पहले भी ये कर सकते थे, तो कंक्लूजन के लिए इन्होंने बचाया, वो भी ठीक है। लेकिन आप ट्राई करोगे अगर ऐसी स्कीम्स आप जानते हो तो इसको ऊपर मेंशन करो। इसका फायदा क्या होगा कि पेंसिल स्कीम से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन आपको होगी कि कैसे चाइल्ड लेबर को प्रिवेंट करने के लिए ही लाएगा इसको, तो उसमें से आप पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो, तो ये ऊपर भी मेंशन किया जा सकता था। ये था इनका आंसर। और देखते हैं कि पहले वाले आंसर में क्या कुछ किया जा सकता था। यहाँ पे तो हमने देख लिया यहाँ पे क्या ऐड किया जा सकता था और यहाँ पे क्या किया जा सकता था। इनके पहले वाले आंसर को देखें तो उसमें क्या किया जा सकता था वो देखते हैं। अब क्योंकि यहाँ का जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा ऐसा था कि आप समझ के करोगे तभी आंसर कर पाओगे, यहाँ पे खाली फैक्ट और इन्फॉर्मेशन मेंशन करने से काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पे हमको एड्रेस क्या करना था, जो इंडिविजुअलिज्म है, जैसे अभी राइट्स और ड्यूटीज को बात करें तो अलग अलग हम देख रहे हैं अगर उसको, तो वो सही चीज नहीं है, उन दोनों को मिक्स करके हमें देखना पड़ेगा, तो वो वाली चीज जो है यहाँ पे एड्रेस करनी थी। तो एक ये था यहाँ पे डिमांड ये थी, और दूसरा यहाँ पे ऐसी चीजें मेंशन करनी थी जो कि ये दिखाती कि कैसे ड्यूटीज जो है वो स्ट्रेंथ करेंगी राइट्स को, कैसे वो दोनों एक साथ जाके आगे स्ट्रांग होंगे। तो वहां पे कैसे मेंशन किया जा सकता था, वहां पे अगर हम कहें तो फंडामेंटल ड्यूटीज का जो इंपॉर्टेंस है या वो कैसे स्ट्रेंथन करता है, पहला पॉइंट हम बना सकते थे कि कैसे ये इनकरेज करता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करने की बात हो गई, या फिर अगर हम बात करें नेशनल यूनिटी की तो उसको कैसे स्ट्रेंथ करते हैं, उसको कैसे रिस्पेक्ट करते हैं हम, ये सारा कुछ हमें फंडामेंटल ड्यूटीज में बताया जा रहा है। तो वो चीज़ जो है कहीं ना कहीं एक सेंस ला रही है कि आपको ये सारी चीज़ों की रिस्पेक्ट करना है। तो यहाँ से स्टार्ट करके फिर आगे आप सिविक सेंस को प्रमोट करने की बात कर सकते थे कि कैसे ये सिविक सेंस को प्रमोट करता है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने में हेल्प करता है अगर आपका सिविक सेंस इंप्रूव होगा तो। और एग्जाम्पल में आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक है जो कोविड-19 का, वो मेंशन कर सकते थे आप। अब क्योंकि इन्होंने 2022 में इसको लिखा है तो इसके पहले कोविड इनको देखने को मिला, तो वो मेंशन किया जा सकता था कि कैसे पेंडेमिक के टाइम जो है वो जो राइट टू मूवमेंट और इसका पब्लिक हेल्थ के बीच का बैलेंस है उसको बनाने में काफ़ी हेल्प किया, और लोगों ने सिविक सेंस दिखाया अपना पेंडेमिक के दौरान और अपने राइट टू मूवमेंट वाले फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट किया और कहीं ना कहीं पब्लिक हेल्थ को जो है वो प्रोटेक्ट किया। तो ये मेंशन किया जा सकता था कैसे ड्यूटीज और राइट्स एक साथ जा रहे हैं। और दूसरा पार्ट था इसमें डेमोक्रेटिक बैलेंस की बात करनी थी, यहाँ पे आप देख सकते हो डेमोक्रेटिक बैलेंस में कहीं ना कहीं वही चीज़ें दिखा सकते थे म्यूचुअली कैसे ये एक दूसरे को री कर रहे हैं, तो हमने पहले डिस्कस कर लिया। और गांधीयन फिलोसफी का वहाँ पे मेंशन कर सकते थे कि कैसे रियल राइट्स तभी होंगे जब आप अपनी ड्यूटीज़ को सही तरीके से परफॉर्म करोगे। तो ये सारा कुछ था, कंक्लूजन ठीक था, कंक्लूजन आप इस तरीके के रख सकते हो इन आंसर्स में। तो ये सारा कुछ था आंसर, आप देख सकते हो कि आंसर राइटिंग कितना इंपॉर्टेंट है, इतना आंसर इन्होंने लिखा होगा
अब आप सोच के देखिए, उसके बाद भी इस तरीके की क्वालिटीज़ है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि आंसर राइटिंग आपको रेगुलर बेसिस पे करनी ही है, तभी आप सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हो, नहीं तो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये था इस वीडियो के लिए। और आंसर राइटिंग से रिलेटेड अगर आप इनिशिएटिव जानना चाहते हो, टीम का हैंडल है @team रेडी IAS या फिर रेडी IAS टीम। इन दोनों हैंडल्स पे आप मैसेज करके डिटेल्स ले सकते हो, आपके लिए क्या बेहतर होगा वो टीम आपको गाइड कर देगी, और जो भी आपको सुटेबल लगता है उसमें इनरोल होगे आप एक स्ट्रक्चर दे सकते हो अपनी आंसर राइटिंग की जर्नी को। तो फाइनली इसको एंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी, जो आंसर राइटिंग से रिलेटेड मिथ्स थे, जो टेंशन थी, वो सारा कुछ आपको समझ में आया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ कितना डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट वर्ड नहीं यूज़ करना चाहूँगा मैं, कितना चैलेंजिंग भी नहीं कहूँगा। कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन तरीके में आप कर रहे हो तो चीज़ें आसान है, लेकिन हाँ ये समझना पड़ेगा आपको कि डिसिप्लिन रह के ही करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट होके ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप सडनली वैल्यू एडिशन नहीं कर सकते। आपको डेटा पॉइंट्स याद आने चाहिए जब आप लिखने बैठते हो ना, पन्ने पे उतारने बैठते हो, तो डेटा पॉइंट्स याद आने चाहिए कि अच्छा ठीक है हमने याद किया, तो वैल्यू एडिशन कैसे इसमें हो सकता है, वो पॉइंट्स कैसे मैं रख सकता हूँ। और आगे जो सारी चीज़ें हैं वो हमने बहुत अच्छे से प्लान की है। जो हमारा आंसर राइटिंग का प्रोग्राम है मेंस रेडी, मेरा सजेशन होगा जिनका क्लियर हो जाता है प्रीलिम्स वो जरूर से ज्वाइन करें, स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपेयर करें। 65 डेज में हमने मेंस का पूरा सिलेबस कवर किया, वो भी आंसर राइटिंग के थ्रू, जिसमें GS4 से स्टार्ट किया हमने, GS4 से 3, GS2 और GS1, क्योंकि GS1 आखिरी में आपका होगा और इसके बाद सीधा आप एग्जाम हॉल में जाओगे एकदम फ्रेश प्रिपेयर के साथ, और एग्जाम आपका अच्छा होगा। तो इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है, माइक्रो थीम्स को फोकस करके उसका शेड्यूल वगैरह आपको पूरा मिल जाएगा, तो टीम से आप कनेक्ट करके वो ले सकते हो। तो फाइनली मैं इसको एंड करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आती है तो अप्रिशिएट करिए इसको, नहीं पसंद आती, कुछ लगता है इसमें कमी है, वो भी आप बता सकते हो। बाकी मेरा सजेशन होगा कि ये सारे इनिशिएटिव का आप फायदा लीजिए, अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करिए, और टीम से जरूर कनेक्ट करिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, और मैं आपसे वही मिलूंगा।